सवाल यही है आज पीएफआई को लेकर जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, इसको लेकर अविनाश, जिस तरीके से पूरे देश का आंकड़ा सामने आ रहा है, क्या दिल्ली से भी वही इनपुट मिल रहे हैं जो लखनऊ से हैं कि अब इस संगठन पर बैन लगाने पर जल्द फैसला हो सकता है? क्योंकि जितनी भी देश विरोधी गतिविधियां रहे हैं, दंगे फसाद रहे हैं या तमाम गंभीर घटनाएं रही हैं, पीएफआई का नाम आता ही आता है। जी बिल्कुल उदेश, अगर बात करें तो गृह मंत्रालय इसीलिए कार्यवाही कर रहा है कि ताकि उसके पास पुख्ता आधार हो पीएफआई पर बैन लगाने को लेकर के। और जब आज इसी सवाल को गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से पूछा भी गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनआईए की जो कार्यवाही चल रही है, साक्ष्य आने दीजिए, साक्ष्य आने के बाद ही कोई निर्णय होगा। और गृह मंत्रालय भी इसीलिए तमाम तरीके से साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहा है कि जिससे कि आगे चलकर पीएफआई अगर कोर्ट का रुख करता है, चाहे वो किसी हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का रुख अगर करता है कि उसके खिलाफ जो बैन है वो पूरी तरीके से गलत है, तो गृह मंत्रालय के पास पूरे आधार हो जिससे कि वो सुप्रीम कोर्ट में ये बात को प्रमाणित कर सके कि पीएफआई देश विरोधी काम करता है और आतंकी संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। इसीलिए एनआईए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। एनआईए पूरे इनपुट खंगाल रही है, पूरे इनपुट जुटा रही है कि पूरा पुख्ता प्रमाण हो जाए कि जिस तरीके से पीएफआई काम करती है वो पूरी तरीके से देश विरोधी है और देश को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश है। उसी के रिपोर्ट के आधार पर आगे गृह मंत्रालय निश्चित तौर पर पीएफआई को बैन करने का निर्णय लेगा। क्योंकि तमाम सारे जो पूर्व पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जैसे पहले इंडियन मुजाहिदीन था, वो लगातार इसी तरीके से काम करता, तो फिर बाद में वो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हुआ, फिर इंडियन मुजाहिदीन को बैन किया गया तो सिमी बनकर आया। सिमी भी इसी तरीके से पहले काम की शुरुआत किया, बाद में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया और सिमी के बैन होने के बाद पीएफआई 3-4 संगठनों को मिला करके दक्षिण के बनाया गया था, जिसके बाद ये भी अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं गलत कार्रवाई करने में संलिप्त हो गया। तो लिहाजा गृह मंत्रालय वही सारे इनपुट्स खंगाल रहा है और जैसे ही ठोस इनपुट्स मिलेगा उसके बाद जाहिर तौर से बात है कि पीएफआई को बैन करने की ओर गृह मंत्रालय आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सनुज, जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई चली है और क्या क्या जानकारियां मिल रही हैं, और जिस व्यक्ति के बारे में पता चला कि 3 महीने पहले इस्तीफा दे चुका था वो, तो उसके बारे में परिजनों का क्या रिएक्शन आ रहा है? देखिए, जो शख्स पकड़ा गया है बुलंदशहर का अब्दुल अंसारी, उसके बारे में ये बात निकलकर सामने आई है कि वो पीएफआई से जुड़ा हुआ था, लेकिन 3 महीने पहले पीएफआई से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इस्तीफा देने भर से काम नहीं खत्म हो जाता है, यानी किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, कौन कौन लोग शामिल थे, कहाँ कहाँ वो गया था, किन किन लोगों से मुलाकात हुई थी, क्या कहीं से कोई फंडिंग तो नहीं हुई थी। ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो उससे पूछे गए हैं और उसको एटीएस अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है, उसको हिरासत में ले लिया है। तमाम बड़े जो बिंदु हैं उन पर गहनता से जाँच की जा रही है और कई बड़े इनपुट भी मिले हैं। देखिए, मेरठ में जो 4 पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार किए गए थे, उसके बाद जो लगातार पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक पीएफआई का जो नेटवर्क कहीं ना कहीं एटीएस के हत्थे चढ़ गया है, उसमें यह बात भी निकलकर सामने आई है कि इनमें से कई लोग केरल गए थे और केरल में जाके हथियारों की ट्रेनिंग ली थी, वहां मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली थी। तो हथियारों की ट्रेनिंग लेना, उसके बाद मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना और उसके बाद यहां पर लौट के आ जाना और लौट के आने के बाद और लोगों को पीएफआई से जोड़ना, तो कहीं ना कहीं देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक चिंता की बात यह है कि पीएफआई आखिर क्यों अपनी इतनी जड़ें मजबूत कर रहा था। दूसरा सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर पीएफआई की मंशा क्या है, क्यों पश्चिम उत्तर प्रदेश से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, आखिर पश्चिम उत्तर प्रदेश इन लोगों के लिए क्यों सुरक्षित है। तीसरी बात यह है कि जो अगर मैं मेरठ की बात कर लेता हूं तो मेरठ में जो 2 पीएफआई के सदस्य हिरासत में लिए गए हैं, एक सरूरपुर इलाके से और एक लिसाड़ी गेट इलाके से, और दोनों ऐसी जगह रह रहे थे कि जहां पब्लिक का ज्यादा मूवमेंट नहीं है। तीसरी चीज आप ये देखिए कि मेरठ में जो इलाका पड़ता है जागृति विहार का, जहां एक खाली पड़े फ्लैट से भड़काऊ भाषण के कुछ पोस्टर मिले हैं, कुछ वहां से और तमाम ऐसी देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उनके जो पोस्टर मिले हैं, तो वो भी ऐसा सुनसान इलाका है। और अगर हम सहारनपुर की बात कर लें, मुजफ्फरनगर की बात कर लें, शामली की बात कर लें, वहां से भी जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है पीएफआई के सदस्यों को, वो भी ऐसी जगह से हैं कि जहां पर मूवमेंट ज्यादा नहीं है। यानी ये लोग इस बात को समझते थे कि कहीं अगर ज्यादा मूवमेंट रहेगा, पुलिस का ज्यादा मूवमेंट रहेगा, तो शायद नजर में आ सकते हैं। बिल्कुल, और क्या यही वजह थी शक्ति की एक गांव को ठिकाना बनाया गया था? क्योंकि गांव में तो ऐसे भी कोई जाने की जहमत नहीं उठाता है। बिल्कुल, ये गांव जो है भोजपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है और ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यानी कि ये अब बना है और वहां पहुंचना अब बहुत आसान हो गया है। अब से पहले वहां पर पहुंचना काफी मुश्किल था, ऐसा देखा जाता था, क्योंकि जो रास्ते थे वो बहुत खराब थे और एक गांव की संलिप्तता, यानी कि उसके ज्यादातर जो लोग हैं वो पीएफआई के मेंबर हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि एक गांव को ठिकाना बनाया गया और ठीक दिल्ली के पास, यानी कि दिल्ली के पास एनसीआर का जो क्षेत्र है
उसमें गाजियाबाद को अगर माना जाए तो गाजियाबाद एक बहुत दिल्ली का एक पार्ट है, छूता हुआ पार्ट है। यहाँ से आगे की तरफ अगर आप जाएंगे तो मेरठ से मुजफ्फरनगर से जाएंगे, शामली जाएंगे, सहारनपुर तक। वहीं अगर बात करेंगे हम बुलंदशहर, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने अपने जो पैर पसारने शुरू किए, वो दिल्ली के आसपास को इन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया। क्योंकि दिल्ली में जितनी भी शाहीन बाग की अगर बात कर ले तो शाहीन बाग में भी निकल कर आया था कि पीएफआई ने वहां पर फंडिंग की, और क्योंकि वो सीए का एक आंदोलन नहीं था, वो एक देश विरोधी आंदोलन था, ऐसा माना गया था। क्योंकि उसमें जब पीएफआई के जो लोग थे वो लोग शामिल हो गए, तो ये माना गया कि वो कहीं ना कहीं बिल्कुल तमाम चीजें थी। और आखिरी रिएक्शन विवेक चाहेंगे आपसे, वक्त बहुत कम है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, तो क्या जल्द इस पर फैसले की स्थिति आएगी? जो बात आपने कही कि यूपी सरकार जल्दी प्रस्ताव भेज सकती है कि इसे बैन किया जाए। बिल्कुल अवधेश, बहुत दिनों से, यानी बहुत सालों से अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत सालों से विचार चल रहा है कि पीएफआई को बैन किया जाना चाहिए। हालांकि इसके विरोध में तमाम संगठन भी आते हैं, और पीएफआई के जो संगठन है, चाहे वो सीएफआई हो, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो उनका स्टूडेंट विंग है, या एसडीएफआई हो जो सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो सब विरोध में आते हैं। और इनकी बड़ी लीगल की टीम भी है, वो भी विरोध करती है। लेकिन हाथरस कांड के बाद सिद्दीक कप्पन और उनके 3 साथी गिरफ्तार किए गए। इसके बाद अभी एटीएस ने, एसटीएफ ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। देश भर में छापेमारी चल रही है। अब जो मंत्री भी कहने लगे हैं, डिप्टी सीएम ने भी कह दिया है कि पीएफआई ऐसा संगठन है जो आतंकी गतिविधियों को संचालित करने की दिशा में काम कर रहा है, यानी आगे ऐसा कर सकता है। अगर कि आगे बड़ा एक्शन हो सकता है, वो फाइनल एक्शन हो सकता है, जिसकी दरकार महसूस की जा रही है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स को देने के लिए। तो पूरी तस्वीर है, लगातार छापेमारी चल रही है, बहुत लोगों को हिरासत में लिया गया और माना जा रहा है कि अब पीएफआई पर फाइनल एक्शन का वक्त आ गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।